तो ये हमारा फर्स्ट लेक्चर है पदार्थ विज्ञान का। सबसे पहला क्वेश्चन लोगों के दिमाग में ये आता है कि पदार्थ विज्ञान हम पढ़ क्यों रहे हैं, वाई इज़ देयर फिलोसफी इन अ मेडिकल सब्जेक्ट। उसका इतना सिंपल आंसर है कि जो मॉडर्न साइंसेज हैं वो अपने प्रिंसिपल्स पे काम करते हैं कि ओके देयर इज़ एन एटम, देयर इज़ न्यूट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स इन दैट एटम, फिर उससे सेल बन रहा है, उससे ये वो। जो हमारा आयुर्वेद है उसके अपने थोड़े अलग सिद्धांत है, वो पंच भौतिक सिद्धांत के ऊपर काम करता है, अपने त्रिदोष सिद्धांत के ऊपर काम करता है। इसलिए जब हम वो सिद्धांत ढंग से समझ पाएंगे तभी हम आयुर्वेद को भी ढंग से समझ पाएंगे। तो पदार्थ की व्युत्पत्ति, पदार्थ किस किस शब्द से मिलके बना है। पद प्लस अर्थ माने पदार्थ। पद का मतलब होता है शब्द या अक्षर, अर्थ का मतलब होता है शब्द से ज्ञान होने वाली वस्तु या विषय। इसके अलग अलग आचार्य ने अलग अलग डेफिनेशन दी हुई है जो ले दे के मिलती जुलती ही है। पद के अर्थ को पदार्थ कहते हैं। आचार्य चक्रपाणी के अनुसार ये सप्त पदार्थी के अनुसार यथार्थ ज्ञान के विषय को पदार्थ कहते हैं, और सुश्रुत संहिता के अनुसार सूत्र या पद से जो अर्थ अभिभावित होता है उसे पदार्थ कहते हैं। पदार्थ के लक्षण तीन बताए गए हैं: अस्तित्व, ज्ञेयत्व और अभिज्ञेयत्व। अस्तित्व का मतलब है उस ऑब्जेक्ट की एग्जिस्टेंस होना, पदार्थ की सत्ता होना, उसके होने का भाव होता है। ज्ञेयत्व माने उसके बारे में ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है, पदार्थ का ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है अर्थात जो जाना जा सकता है। अभिज्ञेयत्व मतलब उसे संज्ञा दी जा सकती है, उसका एक नाम दिया जा सकता है। पदार्थ को नाम या संज्ञा दी जा सकती है। अब पदार्थ की संख्या अलग अलग दर्शन और अलग अलग आचार्यों ने अलग मानी है, बट हम दो पे मेन फोकस रखेंगे। एक तो चरक के अनुसार जो 6 बताए गए हैं, और जो वैशेषिक दर्शन के अनुसार 6 बताए गए हैं। भाव या अभाव पदार्थ। भाव एवं भाव पदार्थ में चरक सिद्धांतों में प्राप्त होते हैं, मतलब सत और असत पदार्थ, जो दिखते हैं जो नहीं दिखते, जो एग्जिस्ट करते हैं जो नहीं करते। ये दो वाला सबसे बेसिक क्लासिफिकेशन है, ये भी चरक ने बताया। अब आयु के बारे में बात करते हैं। आयु का लक्षण क्या है? शरीर इंद्रिय सत्व आत्म संयोगोधारी जीवितम नित्यगस्य अनुबंधस्य प्राय आयु रुच्यते। ये चरक सूत्र स्थान के प्रथम अध्याय का 42 नंबर का श्लोक है। शरीर, इंद्रिया, मन और आत्मा के संयोग को आयु कहा गया है। धारी, जीवित, नित्यग और अनुबंध आयु के प्राय हैं, माने सिनोनिम है। अब धारी का मतलब क्या बताया गया? जो शरीर को धारण करता है। आयु ही शरीर को धारण करती है, वरना शरीर केवल पंचभौतिक है। उसे सड़ने ना देने वाला। जीवित माने जो प्राण देता है, उसमें जीवन देता है। नित्यग माने क्षण क्षण में गतिशील होते हुए चलने वाला। नित्यग मतलब ओके इट इज गति। अनुबंध मतलब पूर्व काल के जीवन को उत्तर काल के जीवन से शरीर आदि संयोग रूप से बांधे रखता है। ये सब कार्य लक्षण आयु के बताए गए। अब आयुर्वेद क्या है? चरक संहिता के अनुसार हिता हितम सुखम दुखम आयुस्तस्य हिताहितम मानम च तस् यत्रोक्तम आयुर्वेद से उच्यते। जिस ग्रंथ में हितायु, अहितायु, सुख आयु और दुख आयु, इन 4 प्रकार की आयु का वर्णन किया जाता है उसे आयुर्वेद कहते हैं। अब हितायु और सुख आयु में अंतर आता कहाँ पे? जो हितायु है वह सभी किस्म के एस्पेक्ट्स पे फोकस रखती है, जैसे धर्म, अर्थ, काम और पालन को करने से हितायु प्राप्त होती है। इसका यहाँ पे डिटेल डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, आप वो पढ़ सकते हैं। जो सुख आयु है वो सिर्फ शरीर और मन के ऊपर ध्यान ज़्यादा देती है कि आपकी हेल्थ ज़्यादा अच्छी है। और जो हित आयु है उसके अंदर धर्म, अर्थ जैसे काम भी आते हैं कि आप सोशली अच्छे हैं, आप कल्चरली भी अच्छे हैं, यू स्टैंड अप टू योर वैल्यूज़ एंड योर धर्म। सुख आयु और दुख आयु में जो है आपके सिर्फ शरीर की बात हो रही है कि आपकी हेल्थ कैसी है और आपकी मेंटल हेल्थ कैसी है। लेट्स मूव फॉरवर्ड। सुश्रुत के अनुसार भी यही डेफिनेशन है कि आयुर्वेद के आयु के संबंधित ज्ञान और दीर्घायु के उपायों की चर्चा जिस शास्त्र में हो उसे आयुर्वेद कहते हैं। अष्टांग के अनुसार भी मिलती जुलती ही है। अब आयुर्वेद का स्वरूप क्या है? चरक संहिता में आयुर्वेद को शाश्वत कहा गया है। लाइक आयुर्वेद इज इटर्नल, वो कहीं से आया नहीं है।
वो हमेशा से था, इट वॉज जस्ट रियलाइज्ड, जस्ट लाइक ग्रेविटी। न्यूटन ने ग्रेविटी नहीं बनाई, ही जस्ट डिस्कवर्ड इट, जस्ट एज आर आचार्यस डिड। आयुर्वेद को शाश्वत प्रमाणित करने के लिए ग्रंथकार ने 3 हेतु बताए हैं। अनादि क्या ये अनादित्वाद, आयु की परंपरा अनादि है, नित्य है। एक व्यक्ति की मृत्यु होती है, दूसरे का जीवन होता है, इस तरह आयु की परंपरा चली आ रही है। इसी प्रकार बुद्धि की परंपरा भी अनादि है। आयुष आदि अनादि विषयों के प्रतिपादन करने वाला आयुर्वेद भी अनादि है। वही कि हमेशा से ही लोग जिंदा रहे हैं और हमेशा से ही वो मरे हैं। तो इसके ज्ञान के बारे में जहाँ पे बताया जा रहा है वो ऑफ कोर्स हमेशा से ही होगा। अब इसके बाद दूसरा जो लक्षण बताया गया है वो है स्वभाव, जो भी है ये अर्थात सर्वदा निरंतरता के नियम से। सुख और दुख अनादिकाल से चले आ रहे हैं, इसलिए सुख प्राप्ति और दुख प्राप्ति निवारण के उपाय भी अनादि से होने चाहिए। रोग के लक्षण, कारण और चिकित्सा आयुर्वेद में वर्णित किए गए हैं, वे भी स्वयं अनादि है। जब से जीवन रहा होगा तब से सुख और दुख भी रहे होंगे, इसलिए उसको भी इटर्नल बताया गया है। भावों अर्थात द्रव्यों का स्वभाव नित्य होता है। जितने पंच महाभूत हैं उनका भी जो स्वभाव है वो हमेशा से सेम ही रहा है। अब कंफ्यूजन ये आता है कि फिर हम आयुर्वेद सिर्फ उसको क्यों कहते हैं कि चरक वाला है या फिर सुश्रुत वाला है। असल में ऐसा नहीं है। जो आयुर्वेद की मेन डेफिनेशन है उसमें कहीं ये बताया नहीं गया कि वो इस तक संबंधित है। इस डेफिनेशन के हिसाब से मॉडर्न जो हमारी साइंस है वो भी अगर सुख आयु दुख आयु की बात कर रही है तो वो आयुर्वेद में काउंट हो सकती है। ओके, ये बाकी अनादि के बारे में बताया गया। अब हम आगे चलते हैं। आयुर्वेद का प्रयोजन। चरक के अनुसार प्रयोजनम चास्य स्वास्थ्य स्वस्थ रक्षणम मातुरस्य विकार प्रशमनम च, माने स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा करना और जो रोगी है उसके बीमारियों को दूर करना। यहाँ पे उसको आतुर नाम दिया गया है रोगी को। अब आयुर्वेद शब्द के प्राय क्या क्या हैं वो यहाँ पे दिए हुए हैं। आयुर्वेद 3 सूत्रों पे काम करता है, हेतु, लिंग, औषध। अगर हम इनको यहाँ इजी भाषा में लिखना चाहे तो हेतु का मतलब हुआ कॉज, लिंग का मतलब हुआ सिम्टम्स, औषध मतलब मेडिसिन ऑफ कोर्स। कैसे होता है? ओके, इन्हीं 3 सूत्रों पे पूरा आयुर्वेद निर्धारित है कि आप किसी चीज़ का हेतु जानिए, उसके लक्षण देखिए और उन लक्षणों के और हेतु के हिसाब से चिकित्सा कीजिए। आगे चलते हैं। अब जैसे मैंने बताया था कि आयुर्वेद के अपने अपने सिद्धांत है। सिद्धांत शब्द का मतलब क्या है आखिर? परीक्षकों के द्वारा अनेक बार परीक्षय विषयों की परीक्षा कर और हेतुओं, प्रत्यक्ष, अनुमान, इतिहास और उपमान के द्वारा परीक्षय विषय को सिद्ध कर जो स्थायी निर्णय दिया जाता है उसे सिद्धांत कहते हैं। जैसे कितने सेकंड, ये यहाँ पे ब्लरी आ रहा है, लेट मी लुक इनटू माय बुक। हाँ, जैसे अनेक प्रकार की परीक्षा करके तर्कों से सिद्ध किया, स्थापित किया जाए, वही सिद्धांत है। तो आम भाषा में बताया जाए जो सिद्ध हो चुका है प्रूफ के द्वारा, जो हमारा ट्रुथ निकल चुका है थ्रू एक्सपेरिमेंटेशन, उसे सिद्धांत कहा जाता है। देखो यहाँ पे भी इंग्लिश में भी इसकी डेफिनेशन दी हुई है। द डिसीजन दैट इज गिवन बाय एग्जामिनर्स आफ्टर एग्जामिनिंग द सब्जेक्ट मेनी टाइम एंड प्रूविंग द सब्जेक्ट इज कॉल्ड सिद्धांत। अब 4 तरीके के सिद्धांत बताए गए हैं यहाँ पे, सर्वतंत्र, प्रतितंत्र, अधिकरण और अभ्युपगम। सर्वतंत्र सिद्धांत मतलब यूनिवर्सल थ्योरी, जो सभी शास्त्रों में सिद्धांत के रूप में प्रसिद्ध है, जो हर जगह सच रहेगा ही रहेगा। ग्रेविटी इज अ सर्वतंत्र सिद्धांत, इट एग्जिस्ट एवरीवेयर। यहाँ पे उसका एग्जाम्पल हमें आयुर्वेद में पंच भौतिक सिद्धांत दिया गया कि जितनी भी हमारी ये वस्तुएं हैं वो पंच महाभूत से बनी हुई हैं। अब प्रतितंत्र सिद्धांत, जो हर जगह नहीं बट कुछ कुछ जगह एक्सेप्टेड है, उसे प्रतितंत्र कहते हैं। जो भिन्न शास्त्रों में भिन्न भिन्न रूप में पाया जाता है, नॉन यूनिवर्सल ट्रुथ। जैसे ये चरक ने 3 दोष माने हैं, सुश्रुत ने 4 माने हैं। चरक ने वात पित्त कफ, सुश्रुत ने रक्त को भी एक दोष माना है। ये हर जगह सेम नहीं है बट
इट इज स्टिल अ ट्रूथ। अब आता है अधिकरण सिद्धांत, जिसे मान लेने पर कुछ और सिद्धांत भी साथ में मानने पड़ते हैं। जैसे अगर आप त्रिदोष का सिद्धांत मान रहे हैं और त्रिदोष जो है वो पंचभौतिक सिद्धांत के ऊपर आधारित है, तो आपको ये दोनों भी मानने पड़ेंगे। अब पंचभौतिक मान लिया तो उसके बाद ये भी मानना पड़ेगा कि हाँ पंच महाभूत हैं, वो बढ़ाए या घटाए जा सकते हैं, तो सामान्य वृद्धि कारणम ईटीसी। एक सच को मानने पे आपको और भी चीज़ें माननी पड़ेंगी। दैट इज इट। ओके, जैसे आप कर्म सिद्धांत मानते हैं तो आपको और भी चीज़ें माननी पड़ेंगी। ओके, देयर इज़ अ बैलेंस जो कर्म को बताता है। लेट्स नॉट गेट इनटू दैट राइट नाउ। अभ्युपगम मतलब हाइपोथेसिस। डिबेट के पर्पस के लिए अगर किसी चीज़ को सच माना जा रहा है एट दैट पर्टिकुलर मोमेंट, जबकि वो हो या ना हो, जस्ट फॉर द सेक ऑफ द आर्ग्यूमेंट, उसे अभ्युपगम कहते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, यदि किसी अप्रामाणित, अपरीक्षित, अनुपदिष्टित एवं अहेतुक बात को वैदगण वाद विवाद के समय मान लेते हैं तो उसे अभ्युपगम सिद्धांत कहते हैं। को वही बताया गया है, कभी द्रव्य को प्रधान मानकर कहेंगे, कभी गुण को प्रधान मान के कहेंगे। अब लाइक फॉर द सेक ऑफ द आर्ग्यूमेंट। ओके, यू गेट इट, वी विल गेट लेटर इनटू डीप डेप्थ्स ऑफ दिस। अब आयुर्वेद के जो कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स हैं यहाँ पे उनके बारे में बताया हुआ है, उनके नाम हैं, ये भी पढ़ लेना, ये वाला जो पार्ट है। सबसे जो मेन सिद्धांत माना जाता है पंचभौतिक सिद्धांत। पंचभौतिक सिद्धांत को सर्वतंत्र सिद्धांत कहा गया है। आयुर्वेद के अनेकों एक सिद्धांतों में ये आधारभूत सिद्धांत बनता है। त्रिदोष सिद्धांत, द्रव्यों में रसत्व, द्रव्यों में विभिन्नता। से मैंने बताया कि हाँ त्रिदोष से भी रिलेटेड है। अब वो कैसे रिलेटेड है वो अभी हम हल्का सा आगे देखेंगे। ओके, गर्भ विकास आदि विषयों का पंचभौतिक सिद्धांत आधारभूत सिद्धांत है। कि अब यह सिद्धांत है क्या, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी ये पंच महाभूत कहते हैं। इसका कारण रूप या कार्य रूप ऐसे दो अवस्थाएं होती हैं। इसके बारे में आगे हम डिटेल पे बताएंगे कि कारण रूप क्या होता है और कार्य रूप क्या होता है। अभी भी हम छोटा सा ले लेंगे। कारण मतलब जो कॉज है किसी चीज़ का, कि वो क्यों है। कार्य रूप मतलब जो कार्य हो चुका है। जो पंच महाभूत हैं वो एक्चुअल में एटम्स नहीं है, उनकी स्पिरिट भी है एक तरीके से। जैसे जो आकाश है वो खालीपन उत्पन्न करता है, जो वायु है वो गति उत्पन्न करती है, जो अग्नि है वो ताप उत्पन्न करता है, जो जल है वो क्लेद उत्पन्न करता है, और जितनी भी हार्डनेस है वो पृथ्वी की वजह से आ रही है। अब ये तो इनके इफेक्ट हो गए। अब इससे जो ये कारण थे, अब इससे जो कार्य बनेगा वो इससे अलग माना जाएगा। जैसे आपके हाथ में अभी फ़ोन है, उसके वो कार्य है, उसका कारण कुछ और रहा होगा। तो ये दो रूप माने गए इसलिए पंचभूतों के। ठीक है, अब जो कारण रूप है वो नित्य है और ये कार्य रूप जो है वो अनित्य है। अब नित्य का मतलब होता है इटर्नल, वो हमेशा से था, शाश्वत है। अब कारण तो चार ये टोटल 9 माने गए आयुर्वेद में, बट फिजिकल चीज़ों के तो यही रहेंगे कि कोई चीज़ कैसे बनी है। अब उससे चीज़ें बन तो कितनी भी चाहे आप बना लो, उसकी संख्या थोड़ी गिनी जा सकती है, इसलिए उसको अनित्य बताया गया है। शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध 5 इंद्रिय ग्रह गुण कर्मांश इन 5 महाभूतों के विशेष गुण हैं। द्रव्य में पाए जाने वाले गुरु आदि गुण में भी पंचभौतिक भूतों की ही प्रधानता होती है। अब ये जो शब्द, ये हमारे 5 महाभूत हैं, इन सब की अपनी एक एक तन्मात्रा होती है। जैसे आकाश महाभूत है, उसमें शब्द तन्मात्रा है। स्पर्श जो है वो ये वायु का है, रूप जो है वो अग्नि का है, रस जो है वो जल का है, गंध जो है वो पृथ्वी की है। आगे चलते हैं। शरीर के सभी अंग प्रत्यंग, धातु, उपधातु आदि की उत्पत्ति पंचभूत से होती है। भूत शब्द की व्याख्या में यहाँ पे बस ये बताया गया है कि शास्त्रों में भूत और महाभूत में कुछ खास डिफरेंस एग्जैक्ट बताया नहीं गया है। क्या आगे बोलते हैं, भूतानुप्रवेश। उत्तरोत्तर महाभूत में अपने अपने स्वाभाविक गुणों के साथ साथ पूर्व महाभूत के भी गुण आते हैं। ये वाला सिद्धांत जो है ये लोगों को समझ नहीं आता, बट लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड इट इजीली। यहाँ पे खाली जगह है ना, से मान लीजिए हम यहाँ पे अलग अलग डायमेंशंस मांग लेते हैं। जो शब्द सबसे पहले आ गया हमारा शब्द, ज़ीरो है, इट डज़ नॉट एग्जिस्ट।
ठीक है, स्पर्श, नाउ इट इज़ 2D, यू कैन जस्ट टच इट बट उसका रूप नहीं है। अब हम तीसरे में आते हैं, रूप, ये आया अग्नि का, सो ओके नाउ इट इज़ 3D। ठीक है, रस, नाउ वो 3D तो था ही, इट हैज़ इवन मोर प्रॉपर्टीज नाउ देन देयर वॉज बिफोर। गंध, यू एडिड अनदर डायमेंशन टू इट। लेकिन अगर हम सब में देखें कि ये जो उत्तरोत्तर हैं उसमें पिछली के गुण तो आ ही रहे हैं। यहाँ पे 1 डायमेंशन था, यहाँ पे 2 आया, तो उसमें पहला वाला भी तो रहा ही ना। x यहाँ पे है ही, यहाँ पे xy हो गया, यहाँ पे xyz हो गया, तो उसके अंदर अपने पिछले वालों की प्रॉपर्टीज़ भी आती ही हैं। ठीक है, और आगे ये दूसरा एक और सिद्धांत दिया गया है को वेदांत दर्शन में कुछ बोलते हैं कि एक सेकेंड इसका नाम क्या है, हाँ, वेदांत दर्शन में से पंचीकरण सिद्धांत कहा गया है। इसके अनुसार प्रत्येक महाभूत में उसका अपना अपना आधा भाग होता है और बचे आधे भाग में अन्य 4 महाभूतों की चतुर्थांश, ये मतलब 1/4 भाग होता है। जैसे मान लीजिए ये पूरा है, इसमें आधा भाग ये उसका है आकाश महाभूत का, और इन सब का 1/8 इसमें भी रहेगा। अब इसको हम कैसे समझ सकते हैं, जैसे आप आकाश, ये हवा का एग्जाम्पल लेते हैं हम, ठीक है, उसके अंदर वायु है, उसका मतलब सिर्फ गति है, ठीक है, उसका मतलब हवा बहना नहीं होता। हवा जो बह रही है वो क्या है, मॉलिक्यूल्स, ठीक है। पृथ्वी, अब हवा के अंदर मॉइस्चर भी है, वो क्या है, जल। नाउ हवा कैन बी वार्म और इट कैन बी हॉट, तो अग्नि भी उसके अंदर है। आकाश, आकाश हर चीज़ में होगा ही होगा, क्यों, क्योंकि आकाश के अंदर ही सब चीज़ है। आकाश का मतलब होता है ब्लैंक स्पेस, कोई भी चीज़ एग्जिस्ट करेगी तो उसके अंदर आके ही करेगी, एंड इट जस्ट इज एवरीवेयर, इसलिए आकाश को नित्य और विभू बताया गया है। पंच भौतिक सिद्धांत की उपयोगिता, अब ये हर चैप्टर में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वाला पार्ट आता है कि किसी चीज़ का एप्लीकेशन हो कहाँ पे रहा है। गर्भ उत्पत्ति में पंच महाभौतिक सिद्धांत, गर्भ उत्पत्ति में जो शुक्र शोणित का संयोग होता है उसके बाद यहाँ पे क्या प्रक्रिया बताई गई है, वायु के द्वारा विभाजन क्रिया होती है, अग्नि से पाक क्रिया होती है, जल से क्लेद क्रिया होती है माने मॉइस्चराइजेशन, ये लुब्रिकेशन, पृथ्वी द्वारा सहनन क्रिया होती है कंपैक्शन, और विवर्धन एक्सपेंशन का कार्य आकाश करता है। इस तरह गर्भ का विकास होता है। यहाँ पे भी हम देख सकते हैं पंच महाभूत का कैसे यूज हो रहा है। अब त्रिदोष और पंचभूत सिद्धांत, जो हमारे 3 दोष बताए गए हैं वो एक्चुअल में बस ये क्या कहते हैं, कन्वीनियंस के लिए महाभूत के ही वो हैं। वात का मतलब यही है, आकाश और वायु महाभूत को जो दर्शाता है। पित्त मतलब अग्नि, कफ मतलब जल एवं पृथ्वी, ये अलग से कुछ नहीं है, ये जो हमारे महाभूत हैं उनको ही समझने के लिए हमने ये 3 दोष बताए गए हैं। ठीक है, षड रस और पंच महाभूत सिद्धांत, हमारे आयुर्वेद में 6 रस माने जाते हैं मेनली, मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय। मधुर रस माने पृथ्वी प्लस जल, अम्ल माने पृथ्वी प्लस अग्नि, लवण माने अग्नि प्लस जल, कटु माने अग्नि प्लस वायु, तिक्त माने वायु प्लस आकाश, कषाय माने पृथ्वी प्लस वायु। इसकी एक ट्रिक है, ये एक सेकेंड, नहीं पानी, रेजर कहाँ है, ये जब, पा, जा, और यहाँ पे तीनों में वी लिख दो, और ए पी। आसान ट्रिक है, जा पा जा, इससे हमारे मधुर, अम्ल, लवण हो गए। कटु, तिक्त, कषाय में वी मतलब वायु तो है ही इसमें, और अग्नि, आकाश, पृथ्वी। अभी इन 2 ए में अगर आप कंफ्यूज नहीं होना चाहते तो ये याद रखना, जो कटु है ना उसका मतलब स्पाइसी होता है, तो वो हीट को तो दर्शा ही रहा है। जो तिक्त है उसका मतलब कड़वा होता है, तो स्पाइसी के लिए अग्नि वाला याद रख लेना, एक तो फिर वैसे ही बचा। ठीक है, लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब द्रव्य के गुणों में और पंचभौतिक सिद्धांत, जो हमारी औषधि दी जाती है वो भी पंचभौतिक सिद्धांत के ऊपर ही देख के दी जाती है। जैसे वमन द्रव्य जो होगा उसमें अग्नि और वायु की प्रधानता होगी।
अग्नि वायु कैसे, ये आप कॉमन सेंस से भी समझ सकते हैं। व्हाट डज मूव अपवर्ड, अग्नि और वायु। हॉट एयर बैलून तभी तो काम करता है, इसलिए वो ऊपर के मार्ग से बाहर आ रही है। वमन माने उल्टी जैसा जो होता है। विरेचन मतलब हमें नीचे से बाहर लानी है। पृथ्वी और जल ये दोनों भारी है, नीचे बहेंगे। ऐसी अलग अलग चीज़ों का यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है, ये आगे आगे चैप्टर में बताया जाएगा ढंग से। त्रिदोष सिद्धांत। आयुर्वेद में वात पित्त एवं कफ को त्रिदोष कहा गया है। ये साम्य अवस्था में रहते हैं तब शरीर के स्वास्थ्य की रक्षा करते हैं, और जब विषम अवस्था में होते हैं तब ये व्याधि को उत्पन्न करते हैं। ठीक है, क्लियर एट दिस पॉइंट। रचना शरीर का मूल कारण पंच महाभूत है और क्रिया शरीर का मूल कारण त्रिदोष है। दोषों की कारण अनुभूति जिस मृत्यु तक चलती है, जिस तरह स्पष्ट कुपोषण, ये पढ़ लेना ये वाला पार्ट। अच्छा, हाँ। जिस तरह सृष्टि का पोषण, शोषण और प्रेरण का कार्य सोम, सूर्य तथा वायु करते हैं, इस तरह शरीर का पोषण, शोषण और प्रेरण का कार्य क्रमांश कफ, पित्त और वात करते हैं। ये वाला एग्जाम्पल थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है याद करने को। लेट्स मूव फॉरवर्ड। देह की उत्पत्ति में वात, पित्त एवं कफ का कारण है। ये तीनों अविकृत अवस्था में शरीर के अध मतलब नीचे वाले पार्ट में वात रहता है, मध्य में पित्त रहता है, ऊर्ध्व में कफ रहता है। ठीक है, इस प्रकार से। इसके बाद त्रिदोष का प्राकृत कार्य। वात का जो प्राकृत कार्य है वो क्या है? उत्साह, श्वास, प्रश्वास, चेष्टा, पुरीष आदि के वेगों को प्रवृत्त, रस आदि धातुओं की उचित गति तथा इंद्रियों का की क्या ये पटुता, समार्थ। जो वात को है उसको हम बहुत बार नर्वस सिस्टम से कोरिलेट करके रखते हैं, इसलिए वात वृद्धि में टेंशन वगैरह होती है। और किस चीज़ से? वात हवा है तो ये सांस लेने की क्रिया तो होगी, नर्वस सिस्टम है तो चेष्टा और उत्साह भी उसी से हो गया। अब हवा है वो गति करवा रही है, वा गति गंधन्यो, ये वात की निरुक्ति है, तो गति होगी तभी तो हमारे शरीर में कोई भी चीज़ कहीं से कहीं जाएगी। पूरी शादी भार उसी से आएंगे, रस आदि धातुएं उसी से चलेंगी। ब्लड का सर्कुलेशन किससे होगा? वात से होगा। इसलिए भी वात को ये सब कार्य बताए गए हैं। पित्त के कार्य क्या है? पित्त का कार्य होता है ताप करना, इसलिए पक्ति, ऊष्मा, दर्शन, क्षुधा, तृष्णा, रुचि, कांति, मेधा, धी, बुद्धि, शौर्य, शरीर में मृदुता लाना, ये सब काम में क्या हो रही है? मेटाबॉलिक एक्टिविटी। जहाँ पे भी ऊर्जा उत्पन्न हो रही है वो पित्त का है। पक्ति मतलब खाना पकाना, ऊष्मा मतलब गर्मी देना, सबने सुना होगा ना, आंखों की रोशनी चली गई, आंखों की ये वो। दर्शन, उसमें भी वहाँ ये फायर का काम हो रहा है। क्षुधा, तृष्णा, प्यास लगना, ठीक है, वो भी ताप की वजह से ही हो रहा है। क्यों? क्योंकि पानी पिछला वाला एब्जॉर्ब हो चुका है। रुचि मतलब भूख लगना, वो भी हमारे पेट की आग से हो गया। कांति मतलब जो लश्कर आता है, ग्लो नहीं कहते कि स्किन पे ग्लो है, वो कांति से रिलेट कर लो। मेधा, धी, बुद्धि, शौर्य, ये बाकी सारे भी वही काम हो गए। अब ये कफ का कार्य क्या होता है? क्लेदन करना, ये लुब्रिकेशन करना, शरीर में दृढ़ता, स्निग्धता, स्निग्ध तत्व उत्पन्न करना, संधियों की सुशल क्या है ये जो भी करना, शरीर को सहिष्णु बनाना कफ का कार्य है। जहाँ पे भी हमारा लुब्रिकेशन आ रहा है या फिर स्ट्रेंथ आ रही है वहाँ पे कफ है। क्यों? क्योंकि कफ के अंदर पृथ्वी और जल महाभूत है, इसलिए दृढ़ता पृथ्वी का हो गया, स्निग्धता जल का हो गया। संधियों के बीच में हमारा क्या रहता है? फ्लूइड रहता है, वो भी कफ का कार्य हो गया। ये हमारा त्रिदोष सिद्धांत हो गया। अब इसकी उपयोगिता क्या है? सभी रोगों का मूल कारण वात, पित्त एवं कफ ही होता है, क्योंकि सभी व्याधियों में वात आदि से रूक्ष आदि लक्षण होते हैं। इन्हीं दोषों की शामक औषधियों देने से व्याधि का भी शमन होता है। तो आयुर्वेद का पूरा सिद्धांत इस पे ही बेस करता है कि आपके कौन से दोष ऊपर चल रहे हैं, कौन से नीचे चल रहे हैं, बस उनको बैलेंस में रखने से हेल्थ बन जाती है। ठीक है, अब आगे और क्या क्या है? शारीरिक प्रकृति की उत्पत्ति में त्रिदोषों का कारण। शुक्र शोणित संयोग जीवो भवेद दोष उत्कटा। ठीक है, अब शुक्र और शोणित का संयोग मतलब स्पर्म ओवम का, उस टाइम जो उन दोनों की दोषों की अवस्था रहती है उसके ऊपर ही हमारा बॉडी टाइप बनता है। उसी से प्रकृति का होता है, आप एनाटॉमी वगैरह में और आगे पढ़ोगे। अब षड्रस सिद्धांत।
आयुर्वेद में रसों की संख्या 6 निर्धारित की है। मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय। ये हमारी मोस्ट एक्सेप्टेड है जो 6 वाली है, हम इसी को आगे पढ़ेंगे। पर ये अलग अलग आचार्यों ने अलग अलग जगह पे और भी रस माने हैं, इसको भी एक बार पढ़ लेना। पर हमारा जो मेन है वो है ये पुनर्वसु आत्रों ने जो 6 रस माने, मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय के 6 माने, ठीक है। जल से ही रसों की उत्पत्ति होती है और पंचभौतिक न्यूनाधिक्य से उनमें मधुर आदि रसों का विशेषण अद्वितीयत्व होता है, ठीक है। अब रसों के अंदर कौन कौन से महाभूत है इसका हम टेबल पहले भी देख चुके हैं, मैं उसकी ट्रिक भी बता चुका हूँ। अब हर रस के अपने अपने कर्म होते हैं और ये जो इनमें महाभूत हैं इनसे थोड़े से मिलते जुलते होंगे। अब हमने महाभूतों की थोड़ी थोड़ी प्रॉपर्टी तो देख ली कि जो हमारा वायु है वो गति करेगा, आकाश जो है खाली स्पेस है, अग्नि जो है वो ताप करेगा, जल जो है वो क्लेद करेगा और पृथ्वी जो है वो हार्डनेस उत्पन्न करेगी। मधुर रस के अंदर क्या आ गए हमारे, पृथ्वी और जल। रस आदि धातुओं का पोषण, ये दोनों क्या है, भ्ररण का कार्य भी करते हैं, मतलब पोषण करते हैं, स्ट्रेंथ देते हैं। बल, वृद्धता, शत, शिण, वर्ण, केश, इंद्रियां तथा ओजस के लिए हितकारी हैं। ये सारी कहाँ क्या आ गई हमारी, स्ट्रेंथ वाली चीज़ें। पृथ्वी एंड जल आर नोन फॉर देयर स्ट्रेंथ। कंठ के लिए हितकारी क्यों, क्योंकि लुब्रिकेशन है, गला सूखता है वो गंदी बात होती है। दूध को बढ़ाता है, जल है, पृथ्वी है, दोनों हैवी चीज़ें। अस्थियों को जोड़ता है, जल पृथ्वी ऑफ कोर्स जोड़ते हैं, कंपैक्शन वहाँ उसका काम बताया गया था। आयु के लिए हितकारी है, जीवित है, स्निग्ध है, वात पित्त एवं विष का नाश करते हैं। वात के जो गुण हैं वो कफ से विपरीत हैं, पृथ्वी और जल से विपरीत हैं, आकाश और वायु हैं, इसलिए वो वात का नाश करते हैं। आग क्या कर, ये पानी क्या करता है, आग को बुझाता है। इसलिए मधुर रस से हमारा ये पित्त का भी ये क्षय होगा, विष का भी नाश करता है। अब अम्ल रस, अम्ल रस में क्या है, पृथ्वी एवं अग्नि। अग्नि को प्रदीपित करता है, स्निग्ध करता है, हृदय के लिए हितकारी है, पाचक होता है, रोचक होता है, उष्णवीर्य होता है, परंतु स्पर्श में शीत होता है। ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये एग्जाम में लिख देना। प्रीणन करता है, क्लेदकारक है, मतलब ये थूक उत्पन्न करता है, कॉजेस सेल्वेशन यहाँ पे लिखा हुआ भी है। लघु है, कफ, पित्त एवं रक्त को बढ़ाता है। क्यों, कफ को क्यों बढ़ाएगा, क्योंकि इसमें पृथ्वी है। रक्त को क्यों बढ़ाएगा, क्योंकि अग्नि है। अग्नि, पित्त और रक्त तीनों काफ़ी मिलते जुलते हैं और साथ में ही चलते हैं। और प्रतिलोम वायु को अनुलोम करता है, कॉजेज रेक्टल डिस्चार्ज, मतलब ओके, ज़्यादा खट्टा खाना कैन मेक यू शिट। लवण रस के कर्म, लवण के अंदर हमारा क्या है, अग्नि प्लस जल, इससे रिलेटेड ही यहाँ पे सबके अपने अपने काम दिए हुए हैं। लवण रस स्तंभ, संघात और बंधन को नष्ट करता है, ब्रेक्स केमिकल बॉन्ड, इसको यहाँ पे तुम लिख सकते हो, यही काम होता है लवण रस का। जैसे हम टमाटर वगैरह भी उबालते हैं, उसमें ये नमक डाल देते हैं तो जल्दी पकते हैं, इसलिए वो बॉन्ड्स को जल्दी तोड़ पा रहा है, ये लवण का काम है। अग्निवर्धक है, स्नेहन करता है, स्वेदन करता है, तीक्ष्ण है, रुचिकर है, रुचिकर मतलब वो भूख बढ़ाता है, छेदन और भेदन करता है, वही बॉन्ड्स तोड़ता है। कटुरस के कर्म, कटुरस गल रोग, उद्कुष्ट, अल्सक और शोथ को नष्ट करता है। कटु के अंदर हमारे कौन से गुण आ गए, अग्नि और वायु, वो इन सब के विपरीत काम करता है, ये तुम आगे जाके डिटेल में पढ़ोगे। स्निग्धता, मेद और क्लेद को सुखाता है, क्यों, क्योंकि अग्नि और वायु दोनों ही लुब्रिकेशन के अपोजिट वाले हैं, इसलिए इन सबको ही सुखा देता है। अग्निवर्धक है, अग्नि है ही। आम का पाचन करता है, क्यों, क्योंकि अग्नि बढ़ जाएगी तो डाइजेशन ढंग से हो पाएगा। आम का मतलब होता है जो भी इनडाइजेस्टेड है, अगर इनडाइजेस्टेड है उसको जलाओगे वो जल जाएगा। रुचिकर है, फिर से भूख बढ़ाता है। मुख, नासा, नेत्र एवं शिर का शोधन करता है, अन्न का शोषण करता है, बंधों को तोड़ता है, स्रोतसों की विस्तृत करता है और कफ का नाश करता है, ठीक है। आगे तिक्त रस, तिक्त के अंदर क्या है, वायु और आकाश।
तिक्त रस स्वयं अरुचिकर है परंतु अरुचि को नष्ट करता है। ये एक इम्पॉर्टेंट लाइन है, ठीक है, ये भी लिख देना, एग्जाम में मार्क्स मिल जाएंगे। तिक्त रस के अंदर क्या है, वायु एवं आकाश, ये कुछ ना कुछ होगा, ये बाद में पढ़ लेना, ठीक है। कृमि, तृष्णा, विष, कुष्ठ, मूर्छा, ज्वर, उत्क्लेश, दाह, पित्त विकार एवं कफ विकार को नष्ट करता है। ओके, ऑफ कोर्स करेगा ही, क्योंकि इसमें वायु और आकाश हैं, तो ये उसके विपरीत वाले हैं, अपोजिट वाले गुण हैं, उससे वो ये ठीक हो जाएंगे। ठीक है। मज्जा, पुरीष एवं मूत्र का पोषण करता है। क्या ये यहाँ कुछ और था, एक सेकेंड, हाँ, शोषण करता है, वही है। लघु है, मेद्य है, शीतवीर्य है, रूक्ष है। शीतवीर्य, ये वर्ड आगे बहुत आएंगे। शीतवीर्य, उष्णवीर्य से आम भाषा में सुना होगा तुम लोगों ने कि किसी चीज़ की तासीर गर्म है कि ठंडी है, ये वही चीज़ है। रूक्ष है मतलब ड्राइनेस। स्तन्य तथा कंठ का शोधक, उनको प्योर करता है, जो स्तन्य है मतलब ब्रेस्ट मिल्क है। कषाय रस पित्त एवं कफ का शमन करता है, क्यों, इसके अंदर पृथ्वी और वायु थी। गुरु है मतलब हैवी है। रक्त शोधक है मतलब ब्लड को साफ करता है। पक्वाशय शोध का पीड़न करता है। वनरोपक है, शीत है, क्लेद और मेद का शोषण करता है, आम का स्तंभन करता है। ग्राही है, रूक्ष है और त्वचा का प्रसादन करता है, मतलब त्वचा को नरिशमेंट देता है, ठीक है। षड्रस सिद्धांत की उपयोगिता, अब जो हर हमने देख लिया, हमारे ये हैं रस हैं, उनका दोषों के ऊपर प्रभाव होता है। जो मधुर अम्ल लवण है वात को कम करेंगे, कफ को बढ़ाएंगे। कटुतिक्त कषाय जो हैं वो वात को बढ़ाएंगे, कफ को कम करेंगे। ये भी पंचभूत के ऊपर ही है, क्योंकि देखा याद है ना, इन तीनों के अंदर हमारा वायु 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 था, इसलिए वो वात को बढ़ाएंगे। पित्त का थोड़ा अलग है यहाँ पे। अम्ल लवण कटु जो हैं वो पित्त को बढ़ाएंगे, इन तीनों में अग्नि था। मधुर तिक्त कषाय कफ को, ये पित्त को घटाएंगे, क्यों, क्योंकि इनके अंदर अग्नि नहीं था। अब अप्लाइड एस्पेक्ट इसका, दोषों की प्रबलता देखकर उस दोष के विपरीत रस का चयन किया जाता है। औषधि पूरी आयुर्वेद में बनती ही इस सिद्धांत के ऊपर है। वमन कराने हेतु प्राय कटु एवं तिक्त रसात्मक द्रव्यों का चयन किया जाता है। विरेचन के लिए मधुर एवं अम्ल रसात्मक द्रव्यों का चयन किया जाता है। ये भी वही पंचभौतिक पे बेस्ड है। अब धातु पोषण सिद्धांत, हमारे शरीर के अंदर 7 धातुएं मानी गई हैं, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र। अब ये बनती कैसे हैं, इसकी 3 अलग अलग मेन थ्योरी दी गई हैं। कि सबसे पहली वाली हम पढ़ेंगे शीरदती न्याय। जैसे दूध से दही बनता है, दही से ये घी, ये बटर बनता है, बटर से घी बनता है, ये हमारा दूध में हमने देखा है। वैसे ही ये वाला सिद्धांत कहता है कि सबसे पहले हम खाना खाते हैं, उससे आहार रस बनता है, आहार रस से फिर ये हमारा ये रस धातु बनती है, रस धातु से फिर रक्त धातु बनती है। इसका सीक्वेंस कुछ ऐसा रहता है, इसका डायग्राम भी होगा आगे कहीं, या फिर वो क्रिया शरीर में है, वहाँ पे देख लेना ढंग से। पूर्व पूर्व धातु से उत्तर उत्तर धातुओं का ये मतलब परिणमन होता है, जो भी है ये वाला वर्ड देखो, रस से रक्त, ये आदि, ठीक है। अब दूसरा है केदारी कुल्य न्याय, लॉ ऑफ ट्रांसमिशन। केदारी कुल्य मतलब जैसे आपके खेत में एक तरफ से आप पानी डालते हैं और वो धीरे धीरे करके सारी ये क्यारियों को भरता जाता है, वैसे ही यहाँ पे बताया कि हम खाना खाते हैं, उसके बाद वो खाने से जो आहार रस है वो धीरे धीरे करके पहले रस का पोषण करता है, फिर रक्त का पोषण करता है, फिर ये मांस का पोषण करता है, ऐसे ऐसे चलते हुए जाता है। इसको भी ढंग से याद कर लेना, पढ़ लेना। तीसरा हमारा जो है खले कपोत न्याय, लॉ ऑफ सिलेक्टिव नरिशमेंट। जिस प्रकार कबूतर अलग अलग दिशाओं से खल, जहाँ पे ये दाना डाला होता है, में आते हैं और अनाज चुगकर अपने अपने स्थानों पर ले जाते हैं, उस प्रकार अलग अलग मार्गों से धातुओं का पोषण आहार रस से होता है। कि हमारा आहार रस बन रहा है एक जगह, अलग अलग धातु अपने स्रोत से वहाँ से आहार रस ले ले रही है और अपना पोषण कर ले रही है, ठीक है, क्लियर। आगे इसमें एक वो भी दिया था कि सब धातुओं का एक साथ पोषण होता है, वो पता नहीं कहाँ है। लोक पुरुष साम्य सिद्धांत,
ये चरक संहिता में बताया गया था, शरीर स्थान में प्राप्त होता है। आचार्य चक्रपाणि ने इस सिद्धांत को मोक्ष की इच्छा करने वाले व्यक्तियों के लिए उपयोगी बताया। इसमें क्या है कि आप अपने बाहर के जगत को अपने अंदर के जगत से भिन्न नहीं मानते। पुरुष लोक जगत के स्वरूप वाला होता है। लोक में जितनी ये क्या है, मूर्तिमान भाव हैं, उतने ही भाव विशेष पुरुष में भी हैं, और जितने भाव पुरुष में हैं उतने ही भाव लोक में भी है। इसमें यहाँ पे कंपैरिजन बताया गया है कि आपके अंदर कौन कौन से पुरुष के भाव हैं और कौन कौन से लोक के भाव हैं। पृथ्वी जैसे बाहर है, वो हमारे अंदर मूर्ति का भाव है, मतलब स्टिफनेस। आप मतलब पानी, हमारे अंदर वो क्लेत है। अग्नि, हमारे अंदर वो संताप है। वायु, हमारे अंदर वो प्राण है। ऐसी हर चीज़ का एक एक एग्जाम्पल दिया हुआ है यहाँ पे। लोक पुरुष साम्य सिद्धांत का प्रयोजन, लोक को अपने में और अपने को लोक में समान रूप से देखने से सात्य बुद्धि उत्पन्न होती है। हमारे सुख और दुख का कर्ता हम स्वयं हैं, अन्य कोई नहीं। ये थोड़ी सी स्पिरिचुअल बात हो गई यहाँ पे। ठीक है, व्यादित्व रूप सिद्धांत, यहाँ पे दो बताए गए हैं हमारे। एक होता है गुरु व्यादित और एक लघु व्यादित। गुरु व्यादित मतलब जिसको बड़ी व्याधि हुई है। कुछ व्यक्ति बड़ी व्याधि से ग्रस्त हैं, बट उनकी जो इमोशनल स्ट्रेंथ है वो ज़्यादा होती है, परंतु मन, बल और शरीर के उत्तम भावों से युक्त होते हैं, इसलिए छोटी व्याधि से ग्रस्त हैं ऐसा प्रतीत होता है। से अगर किसी आदमी की मेंटल स्ट्रेंथ अच्छी होगी और उसको बड़ी बीमारी भी है, बट ही स्ट्रांग, सो ही विल एक्ट लाइक हाँ कुछ नहीं हुआ, वी विल टेक केयर ऑफ इट, उसको गुरु व्याधित कहते हैं। अब कुछ लोग होते हैं लघु व्याधित, इसके अपोजिट, कि उनकी बीमारी तो छोटी है लेकिन उनकी मेंटल स्ट्रेंथ बहुत बेकार है, इसलिए वो डरे रहते हैं, हाय क्या हो गया क्या हो गया, अभी मर जाऊंगा। इनको लघु व्याधित कहते हैं। अब ये जानना ज़रूरी क्यों है? अगर आपने किसी पेशेंट का बस ये स्वभाव देख के ही उसको बीमारी दे दी कि लघु व्याधित है, अच्छा इसको तो मतलब बहुत कुछ हो गया, इसको मैं हैवी दवाई दे दूंगा, वो उससे भी नुकसान हो सकता है उसको। और गुरु व्याधित है, आपने उसका काम रिएक्शन देख के उसको कुछ दवाई नहीं दी, क्या पता बीमारी बढ़ी थी वो कल ही मर गया। इसलिए ये पढ़ना इंपॉर्टेंट है। ये यहाँ इस पैराग्राफ में दिया हुआ है। क्या है? प्रकृति समसंवेद विकृति विषम संवेद सिद्धांत। इसका भी वर्णन चरक के विमान स्थान से प्राप्त होता है। अब जो प्रकृति समसंवेद है, रसों और दोषों का मल दो प्रकार से होता है, मेल दो प्रकार से होता है, प्रकृति के अनुसार गुण और दूसरा जो प्रकृति के अनुसार गुण ना हो। जब मेल हुए रस या दोष प्राकृत गुण को दबाकर मिले हुए, तब वे मेल विकृत संबंध बताते हैं। इसमें एक एग्जांपल बहुत इजी है मॉडर्न का, जैसे हम देखते हैं पानी क्या है, H2O, ठीक है। हाइड्रोजन क्या थी? फ्लेमेबल गैस, ठीक है। ऑक्सीजन क्या है? मतलब O2 मॉलिक्यूल जो भी है, सपोर्ट्स फायर, ठीक है। साथ में मिलके ये आग बुझाते हैं। इनकी प्रकृति भली अलग हो, बट साथ में मिलके ये बिल्कुल अपोजिट काम कर रहे हैं। ये इसका एक बहुत बेहतरीन एग्जाम्पल हो सकता है। इसका आयुर्वेद में भी एग्जाम्पल है। प्रभाव से द्रव्य और विकार का निश्चय सर्वत्र द्रव्य और विकार में नहीं होता। वही कि हमेशा ज़रूरी नहीं है कि इक्वली ऐड होगा, कुछ अलग भी हो सकता है, विकृत रूप से मिले हुए तथा विषम रूप से मिले हुए का, ठीक है। अप्लाइड एस्पेक्ट क्या है? जैसे इसमें आंवले का एग्जाम्पल दिया जाता है कि आंवला क्या है? अम्ल रस, नाम से ही पता चल रहा है, बट एक्चुअल में वो क्या करता है? अम्ल है तो उसको पित्त बढ़ाना चाहिए, बट वो पित्त का उल्टा नाश करता है, ठीक है। ये एक विकृति विषम संवेद हो गया। अगर नॉर्मली कोई अम्ल रस का पदार्थ खाते हैं और उससे पित्त बढ़ता है तो वो प्रकृति समसंवेद हो गया, ठीक है। अब आगे क्या है? गुणों की आजादी, ओके, पढ़ लेना ये वाला भी। सामान्य सिद्धांत, ठीक है। यहाँ पे बैंगन का एग्जाम्पल दिया हुआ है सेम चीज़ में, जैसा मैंने आमले का दिया। पंचक सिद्धांत, ये आगे और भी सिद्धांत हैं, वो हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है।